स्टबल बर्निंग की दिक्कत पिछले कुछ सालों से ही क्यों आई है? चावल तो हम बहुत पहले से उगाते हैं। दिक्कत अब क्यों आ रही है? उसका रीज़न है कुछ कानून और मशीनों का इस्तेमाल। जब फसल को हाथ से काटा जाता है तो ज़मीन पे कोई स्टबल नहीं बचता है, लेकिन जब मशीन्स का यूज़ किया जाता है तो मशीन्स एकदम सतह से फसल को नहीं काट पाती हैं, थोड़ी ऊंचाई से काटती हैं। इसलिए अब मशीन्स की वजह से बहुत सारा स्टबल फार्म पे ही रह जाता है। अब फार्मर को उसको हटाना है क्योंकि फार्मर को नई फसल बोनी है। इसलिए फार्मर को पूरे खेत में आग लगानी पड़ती है ताकि जल्दी से जल्दी वो स्टबल हटे और फार्मर नई फसल बो सके। कानून कैसे जिम्मेदार हैं? देखो, पहले मई के महीने में चावल की फसल बोई जाती थी और अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट किया जाता था। लेकिन चावल को बोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। पंजाब हरियाणा में मॉनसून आता है जून के एंड में। इसलिए इस दौरान किसान को ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता था इलेक्ट्रिक पंप्स यूज़ करके। ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए वहाँ की सरकारें, पंजाब हरियाणा की सरकारें करीब 10 साल पहले कुछ कानून लेके आई। उन कानून के हिसाब से किसान मई के महीने में चावल नहीं बो सकता है, उसको जून में ही बोना पड़ेगा चावल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मानसून के पानी का इस्तेमाल कर सके। अब क्योंकि हमने राइस सोइंग पीरियड एक महीना एक्सटेंड कर दिया, डिले कर दिया, इसलिए हार्वेस्टिंग में भी एक महीने का डिले हो जाएगा। नवंबर में राइस की हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन नवंबर में किसान को गेहूं बोना है। तो अब किसान के पास टाइम ही नहीं बचा। एक बहुत बड़ा खेत है, उसमें स्टबल है और उस खेत को तैयार करना है अगली फसल के लिए, टाइम है नहीं। तो किसान क्या करेगा? इसलिए वो फसल को जला देता है ड्यू टू टाइम की कमी की वजह से। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हैप्पी सीडर मशीन आप यूज़ कर सकते हो। ये मशीन जो फार्म स्टबल है, राइस का जो स्टबल बच गया है फील्ड पे, उसको उठाती है, गेहूं की फसल बोती है और बाद में फार्म स्टबल को, ठीक है, पैडी स्टबल को यहीं पे ऊपर एज अ मल्च डिपॉजिट कर देती है। मल्चिंग मतलब, मल्चिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप सॉइल को किसी चीज़ से ढक रहे हो। जैसे यहाँ पे पॉलीथीन की मदद से ढका हुआ है, ठीक है ना? तो पॉलीथीन से ढक सकते हो, किसी नेचुरल मटेरियल से ढक सकते हो, ताकि सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहे एंड वीड ग्रोथ ना हो। हैप्पी सीडर की जगह और भी कुछ मशीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रोटावेटर। रोटावेटर सॉइल में स्टबल को ऐसे रोटेट करती है कि वो स्टबल सॉइल में ही मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप बायोडिग्रेड हो जाता है। दूसरा तरीका है पैडी स्ट्रॉ चॉपर। ये मशीन स्टबल के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और फिर आप उसको खेत पे बिखेर सकते हो, ताकि न्यूट्रिएंट्स भी वापस खेत को मिल जाएंगे। बेलर मशीन स्टबल को फार्म में से उखाड़ती है एंड उसके इस तरह से बेल्स बना देती है, ठीक है। या हम यूज़ कर सकते हैं पूसर डिकम्पोज़र। इसको इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये बेसिकली कुछ ऐसी कैप्सूल्स होती हैं, 20 रुपीज़ की 4 कैप्सूल्स। किसान इन कैप्सूल्स को पानी में मिक्स करता है एंड उस पानी को फिर स्प्रे करता है पूरे फील्ड पे। उससे बहुत ही जल्दी ये सारा स्टबल डिकम्पोज हो जाता है। तो अब हमने बेल्स की फॉर्म में स्टबल को कलेक्ट कर लिया है। अब इनका करेंगे क्या? तो आप इनसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बायोमास को फायरिंग, बायोमास पावर प्लांट, बायो सीएनजी, बायोगैस, कुछ भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इससे। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखो कि जब भी कोई बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है, जैसे चाहे वो लाइफ स्टॉक का वेस्ट हो, क्रॉप्स हैं, वेस्ट वाटर है, फूड वेस्ट है, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि वो बायोडिग्रेड हो सकती है, तो उससे आप कोई बायोगैस वगैरह बना सकते हो। उसका एनारोबिक डाइजेशन होगा, उसके बाद बायोगैस निकलेगी। अब बायोगैस को आप जब जलाओगे तो जलाने से आप कुछ भी कर सकते हो ना, फ्यूल है, जैसे नेचुरल गैस होती है, जैसे फ्यूल है ये एक। हीट जनरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, और रिफाइन कर दोगे तो बायोमीथेन बन जाएगा। बायोमीथेन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, गैस ग्रिड में भेज के हमारे घरों पे भेज सकते हो उस मीथेन को।
कुछ और चीज़ें जो रह जाएंगी इस टैंक के अंदर उनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि पंजाब में बहुत सारे बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स और बायोमास पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े कॉमन सेंस यूज़ करोगे समझ में आ जाएगा। जैसे 2012 का क्वेश्चन देखो, बायोमास गैसिफिकेशन के ऊपर, कि यहाँ से जो गैस निकल रही है, बायोगैस जो निकल रही है उसके बारे में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल्स और राइस हस्क को यूज़ किया जा सकता है बायोमास गैसिफिकेशन के लिए। बिल्कुल, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिग्रेड हो जाती हैं, बायोडिग्रेड हो जाती हैं, तो यस इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन आर ओनली हाइड्रोजन एंड CO2। नहीं, देखो कोई चीज़ सड़ रही है, मान लो बायोडिग्रेड हो रही है धीरे धीरे, तो उसमें से बहुत सारे तरीकों की गैस निकलेंगी ना। कोई रूल थोड़ी ना है कि सिर्फ हाइड्रोजन और CO2 ही निकलेगी। ये निकलती हैं बट और भी कोई गैस निकल रही होंगी, बहुत सारी गैसेज होंगी, थोड़ी थोड़ी निकलेंगी। तो सिर्फ ओनली कह देना यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी कहती है कि जो बायोगैस है इसको आप हीट जनरेट करने के लिए तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन्स यानी कि हमारी गाड़ियों में जो इंजन होते हैं उनमें यूज़ नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ना इसको हम। तो बेसिकली ये क्या है, बायोगैस एक तरह की फ्यूल है हमारे पास। अब इस फ्यूल को बर्न करोगे तो बर्न करने से चाहे तो उसको हीट यूज़ करो उसकी, ठीक है, चाहे उसको पावर प्लांट में यूज़ करो, चाहे उसको कंबशन इंजन में यूज़ करो, इट इज़ सिंपली अ फ्यूल। बायोगैस और बायोमीथेन में क्या डिफरेंस होता है, या बायो सीएनजी में? देखो बायो सीएनजी या बायोमीथेन एक ही चीज़ है। अब इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है बायोगैस और बायोमीथेन में? इसमें डिफरेंस होता है मीथेन का, कि मीथेन कितनी है। बायोगैस के अंदर लगभग 60% मीथेन होती है। ठीक है, आपने जितनी बायोगैस ली उसमें से 60% मीथेन होगी। बायोमीथेन के केस में यानी कि बायो सीएनजी के केस में उसमें से 90% मीथेन होगी। ठीक है, एक्चुअली जो चीज़ जलती है ना वो मीथेन है। तो मीथेन की कॉम्पोजिशन कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, उससे डिफरेंस होता है कि ये मेनली बायोगैस है या बायोमीथेन है। मतलब ब्रॉड डिफरेंस तो यही होता है। फार्म स्टबल को एक कंटेनर में रखो और उसमें आग लगा दो। जैसे ही थोड़ी सी आग पकड़े वो उसको ढक दो। उससे क्या होगा, वो जलता तो रहेगा अंदर लेकिन उसको ऑक्सीजन कट हो जाएगी। किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आग तो लग गई थी, लेकिन ऑक्सीजन आप दे नहीं रहे हो, तो वो ठीक से बर्न नहीं हो पाएगा। जब वो खेत में होता है स्टबल तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है, इसलिए वो अच्छे से बर्न होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ठीक से बर्न नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बायोचार। और बायोचार या फिर ग्रीन चारकोल जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है। उसके डालने से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। 2020 में यूपीएससी ने पूछा बायोचार के बारे में। बायोचार कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम। ग्रोइंग मीडियम मतलब सॉइल की बात हो रही है। तो बायोचार को हम ग्रोइंग मीडियम में यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग में। देखो बायोचार सिंपली एक फर्टिलाइजर ही तो है, जैसे मर्जी यूज़ करो, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग हो या इस तरह से वर्टिकल फार्मिंग हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो फर्टिलाइजर है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी, व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब देखो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर है तो किसी ना किसी तरह प्लांट्स की क्रॉप्स की हेल्प करेगा ये। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करता है। बिल्कुल करता होगा, फर्टिलाइजर तो कोई हेल्प करता होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि हवा के नाइट्रोजन को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे एमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि प्लांट्स उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। वो काम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। क्योंकि फर्टिलाइजर है तो शायद ये भी कुछ ऐसा काम करता होगा। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अच्छा करता है, वो तो हमने पढ़ा ही है यहाँ पे। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब हमने यहाँ पे ड्राई फार्म स्टबल यूज़ किया और उसका पायरोलिसिस किया, पायरोलिसिस मतलब टेम्परेचर तो है यहाँ पे हाई लेकिन हमने ऑक्सीजन नहीं दी,
तो फिर हमें मिला बायोचार या फिर ग्रीन चारकोल। लेकिन जो चीज़ हमने डाली, अगर हम ड्राई बायोमास की जगह अगर वेट बायोमास डालें तो हमें पायरोलिसिस नहीं बल्कि हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन नाम का प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे हमें हाइड्रोचार मिलेगा। हाइड्रोचार और बायोचार काफ़ी हद तक सेम होते हैं। द ओनली मेन डिफरेंस ये होता है कि इनिशियली आपने वेट बायोमास लिया था या ड्राई बायोमास, और उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोसेस क्या फॉलो किया। बायोमास को फायरिंग मतलब थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलता है। कोयले को जलाने से जो हीट मिलती है उससे पानी कन्वर्ट होता है स्टीम में, और स्टीम से टरबाइन चलता है। अब आपने कोयला जलाया तो अगर आपने 10% 5 से 10% कोयले को रिप्लेस कर दिया विद फार्म स्टबल, तो उसको हमने बोल दिया बायोमास को फायरिंग। स्मॉग। स्मॉग दो तरह की होती है। एक होती है फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग या ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। दूसरी तरह की स्मॉग होती है सल्फरस स्मॉग या लंदन स्मॉग या फिर रिड्यूसिंग स्मॉग। इस मैप को देखो, लॉस एंजलिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत पास में है, तो यहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लंदन जो कि ज़्यादा दूर है, एक रिलेटिवली कोल्डर रीजन है। लंदन में ठंड है और आपने फॉसिल फ्यूल्स जलाए। फॉसिल फ्यूल में से निकलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो भी पोल्यूटेंट सीधा निकल रहा है किसी फॉसिल फ्यूल में से उसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। सल्फर निकलता है फॉसिल फ्यूल में से। तो ऐसी स्मोक को, ये जो स्मोक बाहर निकली और ये एग्जिस्टिंग ठंडा इलाका है तो वहाँ पे फॉग होगी, तो स्मोक और फॉग मिलके बन गए स्मॉग। इसको बोल देंगे इसलिए हम सल्फरस स्मॉग या लंदन स्मॉग या फिर रिड्यूसिंग स्मॉग। ये बनती है प्राइमरी पोल्यूटेंट से। लॉस एंजलिस के केस में वहाँ पे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, डैट इज़ फोटो केमिकल। तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आए हैं हवा में वो फोटो या लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाएंगे। तो फिर लॉस एंजलिस वाली स्मॉग में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं। जब स्मॉग की काफ़ी दिक्कत होती है सिटीज़ में तो जनरली उसके दो सोल्यूशन दिखाए जाते हैं। एक है एंटी स्मॉग गन। ये गन पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को हवा में फेंकती हैं, तो स्मॉग के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इन पानी की ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके भारी हो जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। इससे स्मॉग क्लियर हो जाती है। ऐसे ही दूसरा तरीका है एंटी स्मॉग टॉवर। 2013 का क्वेश्चन देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग, इस वाली स्मॉग की बात हो रही है, लॉस एंजलिस स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग किन चीज़ों के रिएक्शन से बनती है? अब मैंने तो आपको नाम नहीं बताया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे फिर? देखो, ऑप्शन सी एंड डी में दिया है कुछ गैसेस रिएक्ट होती हैं एट लो टेम्परेचर या शाम को। ये तो गलत है। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, उनको सन की हीट चाहिए होती है। तो सेकंड एंड थर्ड तो गलत हो गए। अब पहले और दूसरा और दोनों ऑप्शन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि ठीक है। अब हमें गैसेस के नाम पता होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन कहता है CO2 एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पहला ऑप्शन कहता है NO2O3 पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। कुछ नोटिस किया आपने? हमने यहाँ पे बोला था प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से ए और बी में? बी ऑप्शन में O2 दिया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई प्राइमरी पोल्यूटेंट है क्या? नहीं ना। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, बचा सिर्फ एक। तो बिना चीज़ों को रटे, बिना इन गैसेस के नाम रखे भी, रटे हुए भी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट सनलाइट की प्रेजेंस में सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग, तो भी आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। श्वास, स्टार और सफल क्या हैं? ये ग्रीन क्रैकर्स हैं। कन्वेंशनल क्रैकर्स के मुकाबले ये कम पोल्यूशन फैलाते हैं। इनमें PM2.5, लिथियम, आर्सेनिक, लेड, बैरियम ऐसी चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट या तो कम होते हैं या होते ही नहीं है, इसलिए पोल्यूशन कम करते हैं। इनकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लगभग ट्रेडिशनल क्रैकर्स जैसी ही होती है। इनके ऊपर एक लोगो और QR कोड होता है इनकी ऑथेंटिसिटी के लिए।
इनको बनाया है, डिज़ाइन किया है CSIR नीरी ने। तो नीरी बेसिकली CSIR की एक लैबोरेटरी है। इंडिया के 90% पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी में बनते हैं। अब ये बताओ कि जब पटाखों के जलने से जो धुआं निकलेगा, पोल्यूशन होगा, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं या सेकेंडरी पोल्यूटेंट? प्राइमरी। कोई भी पोल्यूशन जब जहाँ से हो रहा है, ठीक, किसी नेचुरल सोर्स से, गाड़ी से, पटाखों से, किसी भी चीज़ से जो पोल्यूशन होता है, डैट इज़ प्राइमरी पोल्यूशन। इवन वोल्केनो से भी। उसके बाद जब ये पोल्यूटेंट्स हवा में होते हैं एंड आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जो गैसेस बनती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ग्रीन क्रैकर्स को किसने बनाया? CSIR नीरी ने। तो CSIR नीरी जो है, नीरी इज बेसिकली अंडर CSIR विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। हेडक्वार्टर नागपुर में है नीरी का। 1958 में इसको बनाया गया था। एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़ा स्पेशल फैक्टर्स को याद कर लो इसलिए कि CSIR का हेड कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ CSIR? इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पटाखों को रेगुलेट कौन करता है? पटाखों को रेगुलेट करता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पेसो। UPSC पूछेगा कि पेसो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आप कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जो कि गलत है। ठीक है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आना तो चाहिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर, बट ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है DPIIT, उसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। इसका हेडक्वार्टर भी नागपुर में है। पहले हमने बताया था पूसा टैबलेट के बारे में, जो किसान छिड़केंगे स्टबल के ऊपर उसको डिकम्पोज करने के लिए। वो पूसा टैबलेट बनाई है IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। इसको 1905 में बनाया गया था बिहार के पूसा में, लेकिन एक भूकंप के बाद इसको 1936 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। इनोस क्या होती है? देखो, अपनी नाक से, जो हमारी नाक है, उससे हम ये नहीं बता सकते कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर कितना है, PM2.5 कितना है, PM10 कितना है। नहीं, हम अपनी नाक से स्मेल बता सकते हैं कि हमें स्मेल कैसी आ रही है। ठीक है, बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है, सुगंध, मतलब गुलाब की स्मेल आ रही है, किसी भी चीज़ की, इस तरह से। ठीक है, हम वो स्मेल कर सकते हैं, लेकिन हम पोल्यूशन के बारे में नहीं बता सकते। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो पोल्यूशन नापते हैं, वो स्मेल नहीं बता सकते, उल्टी चीज़ है। ठीक है ना, पोल्यूशन नापने वाले बताते हैं कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर कितना है, वो डिवाइस ये नहीं बताते कि स्मेल कौन सी हवा के अंदर, राइट। तो इनोस क्या करता है? इनोस हमारी नाक का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हवा में स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है। इसको नीरी ने बनाया है। AUM फोटोनिक सिस्टम क्या चीज़ है? एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, पोल्यूशन नापने का एक अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है। इंडिया ने इसको खुद बनाया है। ये लेज़र लाइट का यूज़ करता है ये पता लगाने के लिए कि राइट नाउ हवा में एग्जैक्टली कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, कितनी मात्रा में हैं। GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एंड NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इनमें क्या डिफरेंस है? GRAP दिल्ली के लिए है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो उस केस में मान लो दिल्ली में पोल्यूशन नॉर्मली इतना होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ गया तो सरकार कह देगी सब लोग अपने डीजल जनरेटर्स बंद कर दो। अगर पोल्यूशन और बढ़ गया तो सरकार कह देगी सब लोग अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दो। ठीक है ना, तो आपका रिस्पॉन्स ग्रेडेड है। इट डिपेंड्स कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो उस रिस्पॉन्स को सब में कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है EPCA की। ये बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स को ट्रैक करता है दिल्ली के। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट्स हैं, इनके नाम याद कर लो क्योंकि 2016 में भी UPSC पूछ चुका है। याद करना आसान है। दो तो पार्टिकुलेट मैटर हो गए, PM2.5, PM10। दूसरी हो गई वो अपनी नॉर्मल विलन्स जो होते हैं, NO2, SO2, ठीक है, जो फ्यूल में से निकलते हैं, गाड़ियों में से निकलते हैं, एसिड रेन भी करते हैं। फिर हो गया CO और ओजोन, लेड एंड एमोनिया। ठीक है, अब NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 132 सिटीज़ के लिए है। इनिशियली 102 सिटीज़ के लिए था। ठीक है, दिस इज़ फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़,
इनको जनरली बोला जाता है इन इट वॉज लॉन्च इन 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़। उनका मतलब ये होता है कि पिछले 5 सालों में किस किस शहर में नाक्स स्टैंडर्ड्स नहीं मीट हुई एयर ने, मतलब कंसिस्टेंटली किसी शहर में अगर 5 साल तक नाक्स स्टैंडर्ड एयर मीट नहीं कर पाई है तो उस सिटी को बोल देते हैं नॉन अटेनमेंट सिटी। उस सिटी में ये एनसीएपी गवर्नमेंट फिर चलाती है। तो एनसीएपी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। इसमें फोकस है हमारा पर्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करने के लिए। 2024 तक हमें 20 से 30% उन सिटीज़ में पर्टिकुलेट मैटर रिड्यूस करने हैं। ये नाक्स स्टैंडर्ड्स देखती है। नाक्स में 12 पोल्यूटेंट्स हैं, 8 तो वही हैं AQI वाले और 4 और हैं बेंजोपायरीन, बेंजीन, आर्सेनिक और निकल। अब देखो 2016 वाला क्वेश्चन कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनमें से कौन कौन सी गैसेज हैं। अगर आपने याद कर लिया गैसेज तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि मान लो ये देखो, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भी इस इंडेक्स में गैस आती है नहीं आती है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिना नॉलेज के, बिना इन गैसेस का नाम याद करें। वो कैसे? पहली बात, घबराना नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन देख के, ठीक है, सोचो थोड़ा सा। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार में आपने कई बार पढ़ा होगा ऐसा कि दिल्ली में नॉर्मली, वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, नॉर्मली AQI 150 होना चाहिए था और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वो 400 हो गया है। फिर अगले दिन न्यूज़ आएगी वो 500 हो गया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब नहीं पता है आपको, लेकिन इतना आपको सुनते हो, इतना तो सब लोग सुनते हैं अगर अखबार पढ़ते हैं तो इतना पढ़ते होंगे आप कि AQI जो इतना बढ़ गया दिल्ली में। अब ये सोचो एग्जाम में बैठ के सोचो कि AQI इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना मैंने पढ़ा है अखबार के अंदर। अब आप पढ़ो ऑप्शंस को। ऑप्शन में पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए यहाँ पे। क्यों? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%, शायद इतना ही होता है ना, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे आसपास होता है इसके। तो 0.03%, 0.003 जो भी होता है, मुझे एग्जैक्ट अभी भूल रहा हूँ मैं, ठीक, आप देख लेना, इतना होता है। अब ये अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, 0.04 हो जाए या 0.05% हो जाए, तो हम कहते हैं भी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आप ये सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर हवा में थोड़ी सी भी बढ़ रही है, बहुत माइन्यूट से बढ़ रही है, तो मतलब हाहाकार टाइप मच रहा है। इतने सालों बाद थोड़ी सी बढ़ती है। और यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है AQI का, वो कुछ ही दिनों में बढ़ जाता है। और कितना हो जाता है? 150 से 400, 400 से 500, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर आप सोचोगे कि नहीं यार, कार्बन डाइऑक्साइड इसका पार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ये सोच के आप फिर ऑप्शंस देखना। ऑप्शन में देखोगे कि ऑप्शन 1 3 ऑप्शंस में है, एक में नहीं है, तो आपको और कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ यार ठीक है, ऑप्शन बी पे रिस्क ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं, इतना आप सोचा करो, ठीक है। ऐसे सोच सोच के रिस्क लो। 10 क्वेश्चन में रिस्क लोगे अगर, तो 7 या 8 तो सही हो ही जाएंगे इस तरीके से। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन, और उसको पहली बार 7 सितंबर 2020 को मनाया गया था। अब UPSC मान लो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक सेंटेंस है कि NCAP नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में होता है, ठीक है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में होता है। एंड इसका मतलब क्या होता है नॉन अटेनमेंट सिटी का? बेसिकली पिछले 5 सालों में अगर किसी सिटी में नाक स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो पाए थे तो उसको बोलते हैं नॉन अटेनमेंट सिटी, और वो इसके अंदर आ जाता है फिर, ठीक है, NCAP वाली सिटीज़ के अंदर। नाउ क्वेश्चन आएगा, UPSC बोलेगा कि NCAP 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी CPCB की है, और इसका एम है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। तो आप फ्लो में पढ़ते रहोगे और सही मार्क कर दोगे तीनों स्टेटमेंट को, जो कि गलत है। मैंने बोला ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर का जिक्र हो रहा है। ऐसे ही GREP में भी ग्रीन हाउस गैसेस से मतलब नहीं है हमें मतलब है पोल्यूशन से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना, एग्जाम में मिस्टेक हो जाएंगी। 1998 में दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसका एक ही फोकस हो कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन को कम किया जाए। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर EPCA बनाया था, जिसका फोकस है दिल्ली NCR के पोल्यूशन को कम करना। अब सरकार ने EPCA को रिप्लेस कर दिया है CAQM से, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से। तो बेसिकली पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई थी, उस ऑर्डिनेंस से CAQM बनाया गया और EPCA डिसॉल्व हो गया।
वो ऑर्डिनेंस मार्च के महीने में ख़त्म हो गया था, 6 महीने की डेट होती है, एक्सपायर हो गया था। फिर अप्रैल में गवर्नमेंट ने फिर से उसको रिप्रोमलगेट कर दिया। अब एग्जाम में आपके आ सकता है इस ऑर्डिनेंस के बारे में, लंबा सा नाम है इस ऑर्डिनेंस का, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2021। ये ऑर्डिनेंस ये कहता है कि पहली बात, ऐसा एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि बना दिया है सरकार ने। ये कमीशन रिप्लेस कर रहा है ईपीसीए को। ईपीसीए अब डिसॉल्व हो गया है, इस ऑर्डिनेंस ने ईपीसीए को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और इसका फोकस कहाँ पे रहेगा, इस कमीशन की कहाँ पे चलेगी, इसकी चलेगी एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज़ में। देखो दिल्ली से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हैं, दो हैं, हरियाणा और यूपी। तो हरियाणा एंड यूपी एंड दो स्टेट्स और हैं, पंजाब एंड राजस्थान। पंजाब एंड राजस्थान दिल्ली से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, लेकिन इस कमीशन का फोकस इन सब स्टेट्स में है। इन सब स्टेट्स में जो भी एनसीआर के आसपास के इलाके हैं जिनमें एक्टिविटीज़ की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन पर फर्क पड़ता है, वो इसका फोकस रहेगा कमीशन का। कमीशन का चेयरमैन यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर नहीं है, एक एक्स ब्यूरोक्रेट होगा। इस कमीशन में रिप्रेजेंटेशन बहुत लोगों को दिया गया है, अलग अलग मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री, किसान, सब लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कमीशन की बात नहीं मानोगे तो 1 करोड़ का फाइन और 5 साल की जेल हो सकती है, लेकिन ये 1 करोड़ का फाइन और 5 साल की जेल किसी भी किसान को नहीं होगी। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा है। अगर मान लो यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऑर्डर निकाले नोएडा के लिए, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर निकाले कि नोएडा में इंडस्ट्रीज़ को ये चीज़ फॉलो करनी है, साथ में CAQM ये कमीशन भी कोई ना कोई ऑर्डर निकाल देता है, एंड मान लो दोनों ऑर्डर्स अलग अलग हैं, मतलब दोनों में कोई डिस्प्यूट है ऑर्डर्स में, तो किसकी चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरह से, उसकी चलेगी या इस कमीशन की चलेगी, इस कमीशन की चलेगी। ऐसा इस ऑर्डिनेंस में लिखा है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाएगा। थर्मल पावर प्लांट से हवा में प्रदूषण फैलता है, पार्टिकुलेट मैटर, सॉक्स, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, सब कुछ। ठीक है, जो भी चीज़ आए सही मार्क कर देना। 2011 का क्वेश्चन, कोयले को जलाने से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाँ, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाँ। ठीक है, तो फिर सही है सारी चीज़ें। 2003 का क्वेश्चन, एसर्शन, कोल बेस्ड पावर प्लांट से एसिड रेन होती है, बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन निकलते हैं जब कोयले को जलाते हैं। भाई जब कोयले को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं ना, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये कार्बन के ऑक्साइड्स का निकलना रीज़न है एसिड रेन का? नहीं, एसिड रेन होती है बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ना कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इसलिए दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये करेक्ट रीज़न नहीं है इसका। पावर प्लांट्स सिर्फ हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पानी भी कंज्यूम करते हैं। जैसे 2015 में गवर्नमेंट ने कुछ वाटर नॉर्म्स तय किए थे पावर प्लांट्स के लिए। इंडिया में 270 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो बहुत सारा पानी ले जाते हैं अपने साथ। ठीक है, एंड गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं, बट उन नॉर्म्स को फॉलो जनरली नहीं किया जाता है। एयर पोल्यूशन के लिए भी सरकार ने कुछ नॉर्म्स बनाए थे, वो सरकार उनको पोस्टपोन करे जा रही है, अभी लागू नहीं कर रही है। ठीक है, तो वाटर भी कंज्यूम करते हैं, पानी, हवा तो प्रदूषित करते हैं, ये पानी बहुत तो कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में इंडस्ट्रीज़ जितना भी पानी कंज्यूम करती हैं, उनमें से 70% पानी तो थर्मल पावर स्टेशंस ही ले लेते हैं। तो ऐसा उनको क्या चाहिए पानी, किस चीज़ के लिए चाहिए पानी? दो चीज़ों के लिए, एक है कूलिंग, दूसरा है ऐश डिस्पोजल। कोयले को जलाने से बहुत सारी ऐश जनरेट होती है, उस ऐश को कहाँ ठिकाने लगाओगे? एक तरीका उस ऐश को ठिकाने लगाने का है कि बड़े बड़े लेक्स खोदो, ठीक है, बहुत बड़ी जगह होगी जैसे धरती में, वहाँ पे आप ऐश और पानी को मिक्स करके ऐश पॉन्ड बना दो, वहाँ पे सारा डाल दो। एक तो वो तरीका है। अब दूसरी चीज़ होगी कूलिंग। कूलिंग के लिए क्यों चाहिए? ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे देखो, डरने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये एक थर्मल पावर स्टेशन है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पानी दे रहे हैं, ये ना ब्लू पानी है, ये ब्लू पानी ऐसे जा रहा है अंदर, ये बॉयलर, बॉयलर में गया हमारा पानी, यहाँ पे हमने नीचे जलाया कोयला, कोयला बहुत ज़्यादा हीट पे था, ठीक है, पानी सारा बन गया भाप में। और ये नॉर्मल स्टीम नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम नहीं है, ये हाई प्रेशर स्टीम है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन के अंदर घुसती है। टरबाइन में क्या होता है, ब्लेड होते हैं, जैसे पंखे पंखे होते हैं, ब्लेड्स होते हैं बहुत सारे। जब ये बहुत तेज़ से स्टीम को घुमाती है तो ये बहुत तेज़ी से घूमने लगता है टरबाइन। जब टरबाइन घूमने लगता है तो साथ में जनरेटर अटैच होता है, जनरेटर घूमने लगता है, जनरेटर घूमता है तो बिजली पैदा होती है, ठीक है। अब ये जो स्टीम बड़ी ही खतरनाक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम जब अंदर घुसी टरबाइन के, तो जब वो बाहर निकलती है तो कोई वो उसकी एनर्जी तो कम हो गई है, बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो गई ब्लेड्स में और ब्लेड से इलेक्ट्रिसिटी बन गई, लेकिन अभी भी वो स्टीम है, अभी वो पानी में कन्वर्ट नहीं हुई, अभी भी स्टीम है वो। अब आपको फिर से बॉयलर में इसको डालने के लिए इस स्टीम को पानी में कन्वर्ट करना होता है उससे पहले, एंड उसके लिए कूलिंग टॉवर्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसे बड़े बड़े टॉवर्स होते हैं कई जगहों पे, उनमें से ऐसे भाप निकल रही होती है, ये होते हैं कूलिंग टॉवर्स। इनमें क्या होता है, इनमें स्टीम अंदर जाती है और पानी की फॉर्म में बाहर आती है। तो इन कूलिंग टॉवर्स में ऐसी क्या चीज़ होती है, एसी लगा होता है या कूलर लगा होता है, क्या चीज़ होती है ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी लिया जाता है, बहुत सारा पानी लिया जाता है, उस पानी की मदद से इस स्टीम को ठंडा किया जाता है और पानी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको रिसर्कुलेट किया जाता है। सारे पावर प्लांट्स ऐसे ही काम करते हैं। अगर गैस बेस्ड पावर प्लांट है तो कोयले की जगह गैस जल जाएगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इस पानी को गर्म करने वाला काम कौन करेगा, यूरेनियम, ठीक है, वहाँ से हीट निकलेगी, वो उस हीट से पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो ये कूलिंग टॉवर लगभग सभी पावर स्टेशन में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो 2013 वाला क्वेश्चन कि इंडिया में इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा वाटर कौन कंज्यूम करता है, थर्मल पावर स्टेशंस। ये एनवायरनमेंट की सेकंड क्लास है। यहाँ पे अभी हमने पेज नंबर 14, 15, 16 डिस्कस किए थे। इस क्लास में जो टोटल पेजेस हैं वो हैं पेज नंबर 14 से 23 तक। तो जो बाकी पेजेस हैं 17 से 23 तक वो आप खुद पढ़ सकते हो, पीडीएफ में अवेलेबल हैं। पीडीएफ पढ़ने के लिए आप वेबसाइट खोलो allinclusivIAS.com/prelims2021, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ऐसे ही क्लास 1 की पहले 3 पेजेस हमने यूट्यूब पर डिस्कस किए थे, बाकी पेजेस आप खुद पीडीएफ से पढ़ सकते हो। अगर आपको इन बाकी पेजेस का भी एक्सप्लेनेशन सुनना है तो वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। पेड कोर्स में आपको सारे पेड पोर्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्लास 1 के पहले 3 पेज यूट्यूब पे मिल गए डिस्कशन वीडियोस, एंड बाकी पेड कोर्स के हैं। सिमिलरली क्लास 2 के 3 पेजेस हमने डिस्कस कर लिए यूट्यूब पे, बाकी पेड कोर्स का पार्ट है। ऐसे बाकी सारी क्लासेस का। इस तरह से हम एनवायरनमेंट के सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे प्रीलिम्स 2021 के लिए। ये पेड कोर्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्लास का कुछ पोर्शन यूट्यूब पे फ्री होता है एंड बाकी पोर्शन पेड कोर्स का पार्ट होता है। इस पूरे की पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बात सिर्फ वीडियो की हो रही है, तो वीडियो कुछ पेड पार्ट होता है जिसके लिए आपको पेमेंट करनी है। हिंदी वीडियोस के लिए 200 रुपये। अगर आप 200 रुपये पे करोगे तो आपको ये सारी एनवायरनमेंट की सारी पेड कोर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। ये कोई पर क्लास नहीं है, ये टोटल 200 रुपये में आपको ये सारा पेड पोर्शन एनवायरनमेंट की सारी क्लासेस का मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस लिंक पे allinclusivIAS.com/paid-courses। ये वीडियोस आप 3 तरह से एक्सेस कर सकते हो। अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे प्ले स्टोर खोलो और टाइप करो ऑल इंक्लूसिव IAS। ये मोबाइल ऐप खुलेगी, इसको इंस्टॉल करो। अगर आप आईफोन या आईपैड यूज़ कर रहे हो तो एप्पल ऐप स्टोर से क्लास प्लस नाम की ऐप डाउनलोड करो। ऐप खोलने पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, एंटर करो MXLDF। उसके बाद दोनों ही केस में, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, ऐसी मोबाइल ऐप खुलेगी। मोबाइल ऐप में सबसे नीचे स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर को खोलो। यहाँ पे आपको जो भी कोर्स पसंद है, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपको लेना हो, उस पर क्लिक करो, पेमेंट करो।
पेमेंट करने के बाद 2 मिनट रुको और फिर से स्टोर को खोलो। वहाँ पे आपका कोर्स जो आपने परचेज किया है वो चालू हो गया होगा। अगर आप मोबाइल से एक्सेस नहीं करना चाहते हो, लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो कोर्स को, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर करो, पेमेंट करो एंड उसके बाद माई कोर्सेज खोलना। माई कोर्सेज में आपको अपना कोर्स दिख जाएगा। एक चीज़ प्लीज़ ध्यान दो कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे, इन तीनों में से जिस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करोगे, आपको वीडियोस का एक्सेस सिर्फ उस ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर आपने पेमेंट एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे करी है तो आप वीडियोस सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे ही देख पाओगे। आईफोन पे पेमेंट करिए तो आप वीडियोस सिर्फ आईफोन पे देख पाओगे। अगर लैपटॉप के लिए आपने नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसके थ्रू पेमेंट करिए तो आप सिर्फ उसके थ्रू देख पाओगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर मैंने एंड्रॉयड मोबाइल से पेमेंट कर दी थी एंड अब मुझे लैपटॉप से एक्सेस चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करना। आपको कोई दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में तो फिर inquiry@allinclusiveias.com पे आप मेल सेंड कर सकते हो। कोर्स की पीडीएफ कॉमन है, चाहे वो यूट्यूब वाली वीडियो हो चाहे पेड कोर्स की हो, पीडीएफ सबकी कॉमन है जो कि allinclusiveias.com/prelims2021 पे मिल जाएगी। जब भी हमारी नई वीडियो आएगी, अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो।